गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव, आपकी कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की हमेशा सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही बच्चे क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड के ही डिफाइन है। क्योंकि हमें पता है हमारा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कौन सा आपका है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने अभी भी आपको बताया, ठीक है, कंजर्वेटिव ही है। ओके, तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव, आपके कंजर्वेटिव ही है। सो हम आपकी पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मान लीजिए इन्फिनिटी के ऊपर आपके, मान लीजिए इनफाइनाइट के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ठीक है। तो आपकी क्या है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट आपके डिस्टेंस के ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर नंबर ऑफ आपके चार्ज हैं। इन चार्जेस को इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन, मतलब ये जो चार्जेस हैं उन्हें एक असेंबली, एक रिस्पेक्टिव असेंबली में लाने के लिए, रिस्पेक्टिव कन्फिग्रेशन में लाने के लिए, मान लीजिए फर्स्ट चार्ज मैं इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, सेकंड को इस पे, थर्ड को इससे, तो आपकी इस कन्फिग्रेशन को बनाने के लिए मुझे जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या चार्ज बोल सकते हैं, पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज the work done in assembling the system in the given assembly या in the given configuration लिख सकते हैं, in the given configuration against the interaction force between them। ठीक है, लीजिए मैंने आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश की है, ज़रा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बच्चे मैंने क्या बोला, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को आप कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा ही डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन डिराइव किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन assembling the system in a given configuration against the interaction force between them। ठीक है, आपके बच्चे एक गिवन सिस्टम को आपके एक गिवन असेंबली ऑफ चार्ज को कंजर्वेटिव यानी इंटरेक्शन फोर्स के अगेंस्ट अगर मैं इनको क्या करूँ, इनको असेंबल करूँ किसी कन्फिग्रेशन में, उसके लिए मुझे जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन टू वे, ठीक है, कैन बी डिफाइंड इन टू वे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। पहली तरह से बच्चे कैसे, अगर फर्स्ट तरह से आप डिफाइन करना चाहते हो तो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ सिस्टम, या तो आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, चार्ज पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल उनके बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी है उसके टर्म में डिफाइन कर दीजिए। या दूसरा तरीका है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसका दूसरा भी तरीका है। क्या तरीका है बच्चे, सेकंड तरीका है सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल,
सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल की सेल्फ एनर्जी के द्वारा भी आप इसे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो समझ आया बच्चे? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन। एक आपकी, ठीक है, वर्क डन इन असेंबलिंग, वर्क डन क्या है? एक गिवन सिस्टम है, उसको एक असेंबल करना है हमने गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ चार्ज इन्फिनिटी पे है, मैं उनको एक रिस्पेक्टिव एक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली असेंबल करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसे इस दो तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इन दो वे से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं और आगे मूव करते हैं आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपकी इंटरेक्शन एनर्जी को। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी को समझते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल के लिए बात करता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, हम उसे डिफाइन करने जा रहे हैं। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी? ठीक है, आपके चार्ज को, आपकी एक असेंबली को, ठीक है, आपकी एक असेंबल को, यानी अगर मान लीजिए चार्ज इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से चार्ज को गिवन असेंबली के लिए या गिवन असेंबली के लिए आपको एडजस्ट करने के लिए, लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी इंटरेक्शन एनर्जी कहलाती है। तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी, समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of charge particle is defined as the amount of work done, या defined as the external work done against to assemble, ठीक है, against to assemble the particles from the particle from infinity आएगा ना, बिल्कुल, infinity to given configuration। तो लीजिए, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बताई। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द असेंबल द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्या, इन्फिनिटी टू आपकी गिवन कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्फिनिटी से गिवन कॉन्फ़िगरेशन तक लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा वही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। ओके, अगर आपका एक चार्ज, मान लीजिए बच्चे आपके चार्जेस का है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब भी चार्ज आपके एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस में होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे यू से लिखूंगा, किसके बराबर होगी, 0। तो जब भी आपके चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाती है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन होता नहीं। तो इंटरेक्शन आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए इन दो चार्ज को, जब भी मान लीजिए इन चार्जेस को मूव करके मैं एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए लाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इन दो चार्ज को, सिर्फ दो चार्ज के लिए मान लीजिए Q1 Q2 पहले इन्फिनिटी पे थे, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, मैं इन्हें रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाना चाहता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट चार्ज को ए पे लाना चाहता हूँ, सेकंड को बी पे लाना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट चार्ज को बच्चे इन्फिनिटी से क्या किया, मैंने फर्स्ट आपकी ए पोजीशन पे ले आया। जैसे ही बच्चे मैं सेकंड को लाऊंगा तो ए वाला इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स और रिपल्शन लगेगी। बट फिर भी अगर मैं इसके लिए लाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन आपके सिस्टम के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर हो गया, आपने सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया है। अगर सिस्टम के ऊपर आपने वर्क डन किया है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अगर आपने सिस्टम पे वर्क डन किया तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी। अब ये मान लीजिए एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। अगर आपका पहला चार्ज यहाँ चला गया, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो अपने आप ही मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपने आप मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि वो मूव करते करते इसी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ए तक लाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यानी फिर से बच्चे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस केस में आपके सिस्टम को काम करना पड़ेगा।
पिछले केस में तो आपको लाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है, अब क्या है आपको बच्चे वो तो अपने आप ही आ रहा है, उसको अपने आप इतना एक्सीलरेट करने के लिए, रोकने के लिए आपको एक सिस्टम को वर्क डन करना पड़ रहा है। तो जब बच्चे आप वर्क डन करके एक चीज़ को लाओगे तब तो आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। यहाँ पे अपने आप ही आ रहा है वो, इसका मतलब इस केस में सिस्टम काम कर रहा है, और जब सिस्टम काम करेगा तो उस वक्त आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। बच्चे बड़े आसान से फंडे हैं, बस सिर्फ ये आना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक, इन्फिनिटी से चार्जेस को गिवन कन्फिगरेशन तक लाने के लिए जो भी आपकी एनर्जी, जो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इंटरेक्शन एनर्जी की फॉर्म में हमने इसे डिफाइन किया है, यानी एक्सटर्नल आपका जो भी वर्क डन लगेगा आपके इन्फिनिटी से गिवन असेंबली को, इन्फिनिटी से एक असेंबली को गिवन कन्फिगरेशन तक लाने के लिए जो भी वर्क डन किया वो वर्क डन ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर आपके बच्चे मान लीजिए आपके चार्जेस, आपकी जो असेंबली है उसके अंदर चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, अगर आपके चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, तो आपकी अगर मान लीजिए मैं क्या कर जा रहा हूँ, इन्फिनिटी से गिवन असेंबली के लिए चार्ज को लाना चाह रहा हूँ, अगर मेरे दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, यानी मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो जो भी वर्क डन करूंगा वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, दैट वर्क डन इज अ पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर आपकी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन के अगेंस्ट है, अगर आपका बच्चे क्या हुआ, अगर आपके मान लीजिए इन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हुई, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हुई तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन किसको करना पड़ेगा, सिस्टम को वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये चार्ज अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक, चलिए आपको थोड़ा सा आइडिया देने के बाद अब क्या करते हैं, आपको के एग्जांपल से समझाते हैं और बेटर समझाएगा। सबसे पहले टू पार्टिकल चार्ज सिस्टम के लिए मैं आपकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में यही डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपको आप करवाने जा रहे हैं इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा इंटरेक्शन एनर्जी को निकालना। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू ऑफ लिखना था, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल। तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनकी आपको क्या निकालने जा रहे हैं हम, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या है समझ चुके हो। तो चलिए इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप समझ चुके हो तो आपको क्या करने जा रहे हैं, आगे आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए दो चार्ज हैं, ठीक है मान लीजिए बच्चे दो चार्ज हैं आपके, एक ये रहा एक ये रहा, आपके दो चार्ज कंसिडर कर लीजिए Q1 Q2। लेट अस कंसिडर टू चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। मान लीजिए दो चार्ज हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर मैं मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन चार्जेस को इन्फिनिटी से इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने के लिए मुझे जो भी वर्क डन करना पड़ा होगा वही वर्क डन आपका क्या होगा, वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चे मुझे क्या करना पड़ा होगा, बच्चे देखिए अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनिशियली कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, मैं इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाना चाहता हूँ। फर्स्ट चार्ज को लाऊंगा तो देखिए फर्स्ट चार्ज जो पहले कोई चार्ज ही नहीं था, मान लीजिए ए पॉइंट पे मैं Q1 को लाना चाहता हूँ। यहाँ तक लाने के लिए तो कोई बच्चे कोई चार्ज पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कोई भी फोर्स और रिपल्शन अट्रैक्शन लगेगी नहीं, तो फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए नेट वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट चार्ज के लिए लाने के लिए तो मेरे को कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेकंड चार्ज को लाऊं तो फर्स्ट चार्ज वहाँ है, तो फर्स्ट चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फर्स्ट चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन लगेगी, जिसके कारण जैसे ही सेकंड चार्ज को लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी से, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ पे जो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मान लीजिए मुझे इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, इस बी पॉइंट तक लाना है। इसके लिए जो भी, यानी इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना चाहता हूँ, इसके लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन आपका इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इन्फिनिटी से यहाँ तक का वर्क डन तो निकालना बड़ा मुश्किल है,
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, इनके बीच में एक क्या करते हैं, मैं इनके बीच में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ आपकी dx। मैं इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन निकाल देता हूँ। ठीक है, आपको पता है बच्चे, मान लीजिए चार्ज आपका Q2 चार्ज यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x ट्रेवल कर रहा है। रिपल्शन की फोर्स और रिपल्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो तो आपकी आउटवर्ड होगी। यानी आपको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये चार्ज तो इसे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। बट आप इसे इनवर्ट लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी। तो मुझे क्या करना है, वर्क डन निकालना है। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है, TW। किसके इक्विवेलेंट होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट के बराबर। लो जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट लिख दिए। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये है और मैं इसे इन्फिनिटी से यहाँ बी पॉइंट का ओरिजिन से, मान लीजिए ए ओरिजिन था ना, तो बी पॉइंट के मतलब इन्फिनिटी से मैं बी पॉइंट तक, यानी डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाना चाहता हूँ। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये है, तो कंप्लीट किसके बराबर होगा, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होगा, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन्फिनिटी से आर तक की इंटीग्रेशन कर दीजिए किसकी, एफ इंटू डी एक्स की। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक का नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लूँगा। ठीक है, चलिए अब बताइए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा फोर्स का फार्मूला। तो ओके, तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या है। ओके, अच्छा मुझे इन दोनों के बीच में एंगल बना सकते हो, चलिए मैं पहले एंगल ही पूछ लेता हूँ आपसे। इन्फिनिटी से आर, आपके एफ और डी एक्स में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 180 डिग्री, दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री कितना होता है बेटा, माइनस होता है -1। तो आपका बचे, अगर मैं इसे इक्वेट करूँ तो माइनस एफ डी एक्स आपकी इन्फिनिटी से आर की बात होगी। एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट कीजिए, आपने फर्स्ट यूनिट से कूलम लॉ में बचे वर्क डन आपको फोर्स की बात बता रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी से आर, फोर्स की वैल्यू क्या है, के। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बचे, हाँ जी। अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूँ और इस पर्टिकुलर पोजीशन की, ये जो आपकी पर्टिकुलर पोजीशन से P का नाम दे दीजिए और इसका डिस्टेंस मान लीजिए ओरिजिन से आपका कितना है, x है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर इनटू में लिख दीजिए dx। जो क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर है उसे बाहर रख लीजिए। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स और रिपल्शन हो रही थी आपकी। ओके, अब क्या कीजिए बच्चे, जो क्वांटिटी कांस्टेंट है Q1 Q2 माइनस ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी टू आर एक्स के ऊपर ले जाइए, x की पावर -2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -k Q1 Q2। इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस एक बाहर चला गया, तो Q1 Q2, यहाँ x की पावर -1 था तो 1/x इन्फिनिटी टू आर लीजिए, k Q1 Q2 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। लीजिए फाइनली हमने सोल्व कर दिया, और फाइनली सोल्व करके हमारा रिजल्ट क्या है बच्चे, हमारा रिजल्ट आया 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। ये लीजिए, ये आ गया मेरा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इस कन्फिग्रेशन को, या इन चार्ज को, ये जो असेंबली ऑफ चार्ज है, इन्हें गिवन असेंबली तक, या ये जो कन्फिग्रेशन, ये जो आपकी चार्ज की कन्फिग्रेशन दे रखी है, इन्हें गिवन असेंबली में एडजस्ट करने के लिए, गिवन चार्ज असेंबली में एडजस्ट करने के लिए मुझे जो भी वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब यही सेम वर्क डन, यही जो सेम वर्क डन हुआ है, वर्क डन किसके बराबर है बच्चे, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना है, r। यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U की फॉर्म में भी स्टोर्ड हो जाएगा। तो ये लीजिए, यही है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम का आपका रिजल्ट। ठीक है, इस केस में बच्चे मैंने माना था मेरे दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम है। अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग होते, मान लीजिए मेरा Q1 चार्ज पॉजिटिव होता और Q2 चार्ज नेगेटिव होता, तो उस केस में क्या होता, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो साइन लेना पड़ेगा। अगर साइन लोगे तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, -k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर आपके चार्जेस के साइन अपोजिट हैं तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाता हूँ। इंटरेक्शन
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आपको एक चार्ज पार्टिकल के सिस्टम दिखा रहा हूँ, उन सिस्टम के लिए किस तरह आप अपनी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल पाओगे उसके बारे में कुछ हम समझने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे आपको एक फिगर दे रहा हूँ, ये रही बच्चे फिगर, एक ये फिगर दे दी है। इस फिगर के अंदर हमने क्या करना है, इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखिए मेरे पास ये एक सिस्टम ऑफ, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम दे रखा है। इस सिस्टम के अंदर क्या है बच्चे, मान लीजिए 3 चार्जेस हैं आपका, ये है Q1 चार्जेस, ये है आपका Q2 और ये है Q3। तो मैंने अभी तक बच्चे आपका एक सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। अगर आपके एक सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हों तो उसके लिए कैसे निकालेंगे आप, वो बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है बच्चे R2 और ये डिस्टेंस है R3। तो अगर आपके एक सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हों तो उनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपके जितने भी चार्जेस के पेयर बन सकते हैं, चार्जेस के पेयर बनाइए, मतलब 2 चार्जेस के पेयर तो 2 ही चार्जेस के बनते हैं। तो इस कन्फिगरेशन में जितने भी पेयर बनते हैं उन सभी के पेयर बनाइए, ठीक है, और पेयर के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो निकाल के उस सभी का सम कर दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पेयर बनाऊँ तो कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, एक पेयर बन सकता है बच्चे Q1 Q2 का, एक पेयर बन सकता है आपका Q2 Q3 का, ठीक है, Q2 Q3 का पेयर बन सकता है, और एक पेयर बन सकता है आपका Q1 Q3 का। तो 3 ही पेयर बन सकते हैं। इन तीनों पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए तो मैं निकाल ही चुका हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला होता है आपकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। इसी को बच्चे इंप्लीमेंट करके 3 पार्टिकल्स के लिए भी निकाल के दिखाते हैं। अगर 3 पार्टिकल्स के लिए बच्चे इसे निकालें तो कैसे निकालेंगे बच्चे, ठीक है। सबसे पहले तो इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए क्या होगी, K Q1 Q2, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा R3, लो जी मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी है, प्लस फिर इन दोनों के बीच में मतलब Q2 और Q3 के लिए निकालो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है R1, प्लस फिर इनके बीच में निकालिए K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R2। तो इस तरह बच्चे मैंने जितने भी आपके पेयर ऑफ चार्ज बन सकते थे उन सभी की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उन सभी को ऐड कर दिया। तो इस तरह मैंने इस पूरे आपके जो 3 चार्ज सिस्टम था, एक सिस्टम था जिसके अंदर 3 चार्ज पार्टिकल थी, उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, ठीक है। तो इस तरह हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, नोट बना के चाहे उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। आपके एक सिस्टम में आपके एक सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए n मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ पेयर, तो n नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके कितने, जैसे यहाँ कितने चार्ज थे बेटा आपके 3 चार्जेस थे, तो आप क्या कीजिए n की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए, ये क्या चीज़ होती है, ये तो नंबर ऑफ पेयर है, मैं लिख देता हूँ ये आपका n नंबर ऑफ पेयर्स है, ठीक है। इसे n डैश लिख देते हैं, n डैश नंबर ऑफ पेयर दिया है n डैश। 3 चार्ज हैं तो यहाँ 3 -1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 आपके 3 पेयर बने थे। इस तरह मैंने इसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। चलिए इसे केस ए मान लीजिए, केस बी के लिए डिस्कस करते हैं। आप इसकी बजाय क्या कीजिए, एक ट्रायंगल, ये तो एक मैंने ट्रायंगल ली थी, इसकी बजाय एक स्केयर मान लीजिए। लो जी मुझे अब इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है स्केयर की। इसके अंदर आपके चार्ज क्या हैं, यहाँ Q है, ये भी Q है, ये -Q है और ये भी -Q है, ठीक। आपकी ये डायगोनल को भी मैंने इंटरसेक्ट कर लिया। इस सिस्टम के लिए मुझे क्या करना है, टोटल आपकी क्या निकालनी है, इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ पेयर देख लें कितने बनेंगे। यहाँ 4 हैं चार्जेस, 4 -1 3 हो गया डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से 2 6 पेयर बनने वाले हैं। यहाँ 6 पेयर कौन कौन से बनेंगे, चलिए सर्च करते हैं 6 पेयर कौन कौन से बनेंगे। एक पेयर तो इन दोनों के बीच का, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी। इन दोनों के बीच का बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इनके बीच में पॉजिटिव, फिर इन दोनों के बीच में नेगेटिव, इन दोनों के बीच में भी नेगेटिव। तो 4 पार्ट तो आपके नेगेटिव के आएंगे, 2 पार्ट आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव के आएंगे। तो चलिए शुरू करें, ठीक है, शुरू करें। देखिए इन चारों के लिए तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस सेम कर देते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ए मान लीजिए, चलिए एक स्केयर का डिस्टेंस कितना है, इसका ए है, चलो ठीक है, स्केयर है। तो बताइए टोटल पोटेंशियल एनर्जी,
इन दोनों के बीच में निकालें, क्या आएगी बच्चे, a माइनस ए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है a। इन दोनों के बीच में निकालें तो प्लस आएगी प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ठीक है, इन दोनों के बीच में माइनस आएगी माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव आएगी पॉजिटिव क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। डन। इस तरह बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अभी तो ये 4 पार्ट यहाँ आए, अभी 2 पार्ट और भी आएंगे। कैसे, ये डायगोनल वाले तो रहेगी, इन दोनों के कारण क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। देखो ये दोनों के कारण नेगेटिव के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो √2a के बराबर आएगा। ऐसे इसका भी कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a। तो लीजिए मैंने इस तरह टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ली है। इसमें से कोई चीज़ कॉमन आती है, बिल्कुल आती है। हम क्या करते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा बच्चे, -1। यहाँ से क्या बचा, +1। ठीक है, यहाँ से क्या बचा बेटा, -1। यहाँ से क्या बचा, +1। ठीक है, +1। तो आपकी इस तरह आ गया। ठीक, और अगली इन 2 टर्म से भी क्या कॉमन आ रहा है, इन 2 टर्म से बच्चे माइनस ही कॉमन ले लेता मैं, ज़्यादा बेटर रहती। चलो के ए स्क्वायर बाय ए, यहाँ √2a यहाँ कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा -1, यहाँ भी बचा -1। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए अल्टीमेटली एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये तो कैंसिल ही हो गई। यहाँ तो 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 ही हो गया। अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई, ये तो 0। ये कितना हुआ बच्चे, ये -2 के ए स्क्वायर बाय √2a। ठीक है, ये लीजिए आप इस तरह बच्चे कर लीजिएगा, और क्यू स्क्वायर था यहाँ, तो लीजिए मेरा आंसर आ गया -2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a। तो लीजिए मैंने इस तरह 4 पार्टिकल सिस्टम की भी आपको इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। आसान है ना निकालना। चलिए एक और निकाल के दिखाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड निकाल के दिखाते हैं, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए टॉपिक में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। पहले तो आपने देखा था थ्योरेटिकल आर्टिकल था, थोड़ा सा थ्योरेटिकली उसमें पता नहीं लगता, बोरिंग सा लगता है, लेकिन जब वर्क करोगे तो कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा। अब आपके लिए बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं, क्यूब के लिए निकालते हैं। लो जी, क्यूब थोड़ा सा मुश्किल होता है क्यूब के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए क्यूब, ठीक है, एक क्यूब बना लीजिए। बना लिया, इसके अंदर कितने चार्ज होंगे, 8 पार्ट। आपका क्यूब होता है 8 चार्ज के लिए, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे एक सिस्टम है जिसके अंदर 8 चार्जेज हैं, और इसके लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर देख लीजिए, 8 -1 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हुए, हाँ जी, 8 -1 7 हो गया डिवाइडेड बाय 2। तो अराउंड आपके 28 पेयर बनने वाले हैं इसमें। ठीक है, 28 पेयर बनेंगे। अगर मैं मान लीजिए सारे चार्ज क्यूब हैं, 28 पेयर बनने हैं। ध्यान से करेंगे काम, यहाँ 28 पेयर बनाने हैं, और थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आराम से बना लेंगे। सारी साइड ए के बराबर, क्यूब है तो ए ही होगा, ए के बराबर। चलिए सबसे पहले तो बच्चे मैं आपकी बात करता हूँ वैरायटीज़, मतलब आपकी कौन कौन सी वैरायटीज़, एक हेडिंग सी बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले वैरायटी लिखूँगा। दूसरी बात डिस्टेंसेस, उस वैरायटी के अंदर डिस्टेंसेस क्या है चार्जेस के बीच में, वो बताऊँगा। तीसरी बात, उसके अंदर नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे। देखिए कैसे बताने जा रहा हूँ, देखिए उसको वैरायटी। सबसे पहले हम बात करेंगे साइड की। एक क्यूब के अंदर कितनी साइड होती हैं, फटाफट बताइए, क्यूब के अंदर कितनी साइड होती हैं बच्चे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड होती हैं। ठीक है, 12 साइड हैं। तो यहाँ तो डिस्टेंस लिखना था ना, आपकी साइड की बात कर रहा हूँ। साइड के अंदर आपकी कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, 12, मतलब मैंने अभी काउंट करके दिए। डिस्टेंस, साइड के अंदर डिस्टेंस कितना है, सभी के अंदर आपको डिस्टेंस पता लग रहा है, ए ही है। सारी साइड के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की। ठीक है, फेस डायगोनल, जो फेस डायगोनल है, फेस के डायगोनल मतलब समझ रहे हो, फेस के डायगोनल कितने बनते होंगे। फेस डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये वाली चीज़ जो फेस के अंदर डायगोनल है। ठीक है, एक ये हो गया, ऐसे ही बचे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक फेस के अंदर 2 बनते हैं। देखो एक फेस के अंदर 2 डायगोनल बनते हैं। एक क्यूब में कितने आपके फेस होते हैं, 6। तो एक में अगर 2 बन रहे हैं तो 6 में कितने बनेंगे, 12। तो इसका मतलब इसके अंदर आपके नंबर ऑफ पेयर तो बनेंगे 12।
ये डिस्टेंस कितना होगा ये बता सकते हो? फेस का ये वाला डिस्टेंस, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा? √2a। डिस्टेंस कितना होगा इसके अंदर? √2a। फिर बात आई मेन डायगोनल की। मेन डायगोनल क्या होता है? जो आगे से पीछे तक बनता है, मतलब यहाँ से आगे वाला और ये पीछे वाला कंसेप्ट ले लीजिए। आगे से पीछे आपके कितने बनेंगे बच्चे? 4 ही बन सकते हैं। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये वाले आगे से पीछे बन सकता है और ये बन सकता है। तो आपकी तीसरे बना रहा हूँ मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल कितने बन सकते हैं? ठीक है, ऐसे बनाने लग जाओगे तो बनेंगे ही नहीं बच्चे आपसे। ठीक है, मेन डायगोनल, डायगोनल है ना, मेन डायगोनल कितने बनेंगे बच्चे आपके? 4 बनेंगे। 4 ही बन सकते हैं मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल 4 बनेंगे। डिस्टेंस कितना होगा उसका? √3a होता है। लीजिए, आपको बता दिया एक क्यूब के अंदर साइड में, आपके साइड में कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, फेस डायगोनल में कितने बनेंगे, ओके, इसमें मेन डायगोनल में कितने होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं सभी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टोटल कितनी आएगी? चले करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले तो फेस कितनी थे? फेस आपके जो साइड के कितने पेयर थे? 12 पेयर थे, 12 पेयर थे। तो लिखिए 12 के चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये जो 12 आपकी 12 साइड हैं उन सभी के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। अब बात करते हैं फेस डायगोनल। कितने थे? ये भी 12 थे। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्जेस फेस के ऊपर भी क्यू स्क्वायर ही होगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? √2a के बराबर हो गया। थर्ड के लिए बात करिए। थर्ड कितने हैं आपके? 4 हैं। ठीक है, चार्जेस तो वही हैं के क्यू स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? √3a के बराबर है। लीजिए, इस तरह बच्चे मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक क्यों कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आप सिंपली अगर करें तो नहीं हो पाएगा, तो इस ट्रिक के द्वारा करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसी ट्रिक से होता है, कर लीजिएगा। ठीक, अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम तो बच्चे आपने निकालने सीख ली। मेरे ख्याल से कोई डाउट होने वाला भी नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो इससे बिल्कुल रिलेटेड है, मिलता जुलता है, वो बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो हम समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? आपके गिवन चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन कॉन्फ़िगरेशन तक लाने के लिए जो भी आपको वर्क डन करना पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं डिफाइन करना चाहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। तो सबसे पहले बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे इसकी, हर रीजन के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहूँ तो आपके एक यूनिट चार्ज की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो भी एनर्जी होती है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर माना जाता है। चलिए लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एट ए पॉइंट in electric field, potential has defined as interaction energy of a unit positive charge। तो आपके बच्चे, आपके एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो भी आपकी इंटरेक्शन एनर्जी होती है उसी को उसकी क्या माना जाता है? उसी को उसके बच्चे क्या माना जाएगा? आपकी पोटेंशियल के बराबर माना जाता है। मान लीजिए एक चार्ज है, मान लीजिए एक यूनिट, आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q0, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आपके फील्ड के किसी पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है U। तो पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होगा? अगर मान लीजिए उस एक चार्ज था Q0, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है U, तो पोटेंशियल जिसे V से लिखा जाता है किसके इक्विवेलेंट होता है? आपका ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज की जो भी एनर्जी होगी उसी को उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर माना जाता है। समझ आई बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है? इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट या इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी आपके एक मान लीजिए एक यूनिट चार्ज है, उसकी जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा उस पॉइंट के ऊपर। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ भी ऐसी डेफिनेशन जैसे पोटेंशियल एनर्जी की दी थी यहाँ भी दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी डिफाइन एज दैट,
Electric potential of a charge in electric field may be defined as the work done required for bringing a test charge from infinity to that point against the electric field without acceleration. तो एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए आपको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, अगर उस वर्क डन को उसके चार्ज से डिवाइड कर दूं तो इस रेशियो को ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एन का आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसके बारे में चलिए और आगे समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अभी भी आपको पोटेंशियल के बारे में बताया है। एक यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगी वही उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगी। ठीक है, सिंपली आप ये मान सकते हैं। मान लीजिए बच्चे एक सोर्स चार्ज है, ये रहा Q, इसके अराउंड ये क्या है बेटा? फील्ड है। एक दूसरा चार्ज मान लीजिए, एक यूनिट चार्ज मान लीजिए जो इन्फिनिटी पे है इनिशियली। इन्फिनिटी से इस चार्ज को फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस आपका ओरिजिन से R है, तो इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए आपको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के एंगेंस्ट, वही इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाने का जो वर्क डन है उस वर्क डन को इस Q नोट से डिवाइड कर दूँ तो इसी को आप इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नाम देंगे। इसका मतलब अभी भी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके बराबर है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q नोट। क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की इक्विवेलेंट होती है, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो फील्ड के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकालने का ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बारे में आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक आपको नोट करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब क्या करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आपका जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिएगा। यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट की बात करूं तो जूल पर कूलम, एक तो ये भी इसकी यूनिट हो सकती है, या इसकी डायरेक्ट यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो आपकी एसआई यूनिट क्या है? जूल पर कूलम भी हो सकती है, ये हो सकती है। दूसरा पोटेंशियल, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट है। आपका पोटेंशियल आपका क्या होता है? अभी भी बच्चे मैंने निकाल कर भी दिखाया था, ये किसके बराबर है? इन्फिनिटी टू R ई डी आर, ई इंटू डी एक्स लिख लीजिए या डी आर लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस रिलेशन से रिलेट है, आपको अभी भी सॉल्व करके हमने ये दिखाया था, तो ये रिलेशन याद रखना। अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण बात करें, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज के कारण मुझे क्या करनी है? ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। एक पॉइंट चार्ज, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, मुझे क्या करना है? उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए Q, ठीक है, मुझे इस Q के कारण इस P पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मुझे क्या निकालनी है? इस P पॉइंट, जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से कितना है? R है। इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? मुझे इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना चाहता हूँ? इस पॉइंट पे मैं आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे निकालूंगा? मुझे पता है पोटेंशियल किसके बराबर होता है? पोटेंशियल होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज के बराबर। ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज के बराबर होता है। चलिए सबसे पहले तो आपकी एनर्जी का फार्मूला लेते हैं। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो उसे मान लीजिए इन्फिनिटी से यहाँ तक मैं एक यूनिट चार्ज बनाया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? के क्यू, दोनों के बीच में क्या होगा? Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? R, और इसे किससे डिवाइड कर दीजिए? Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए आपके फील्ड के किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय R, या सिंपली बोल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। तो याद रहेगा एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R के इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए फोर्थ के ऊपर बात करें। फोर्थ क्या है? मुझे पोटेंशियल निकालनी है। मान लीजिए एक मल्टीपल चार्ज के कारण, मान लीजिए आपके स्पेस में मल्टीपल चार्ज है, कौन से? Q1 Q2 Q3 Qn, और इन सभी के कारण मुझे इस P पॉइंट के ऊपर, एक P पॉइंट है, मुझे नेट पोटेंशियल निकालनी है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन, बीच में ओरिजिन से कितना है? R। ठीक है, तो मुझे क्या करनी है? नेट पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। बट वी नो दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, तो हर चार्ज के कारण इंडिविजुअली पोटेंशियल को निकालिएगा, उन सभी की सम कर दीजिएगा सिंपली। ठीक है, पोटेंशियल का सम, आपके सारे पोटेंशियल हर चार्ज के कारण, अगर मैं सभी के कारण टोटल लिखूँ तो समीशन की फॉर्म में लिख देता हूँ
क्या रिजल्ट आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो सभी में आएगा, QI डिवाइडेड बाय RI लिख देते हैं। तो जितनी भी टर्म होंगी उन सभी को ऐड कर दीजिएगा, सिंपली यहाँ वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। और अगर आपकी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, मान लीजिए आपके चार्ज नंबर ऑफ चार्ज इनके साथ डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बात करेंगे, अगर आपके चार्ज क्या है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए आपकी कोई फिगर आपकी बना देता हूँ, ये है आपकी फिगर, इसके ऊपर आपके चार्जेस क्या हैं कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आप हर चार्ज के साथ इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कीजिएगा, एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिएगा जिसका चार्ज है DQ, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए जिसका चार्ज कितना है बेटे DQ है। इसके कारण आपको P पॉइंट पे नेट क्या निकालनी है, जिसका डिस्टेंस R है, आपको निकालनी है नेट पोटेंशियल की वैल्यू। पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल करंट, ये जो स्मॉल चार्ज है इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ, स्मॉल के लिए जो DQ डिवाइडेड बाय R। कंप्लीट के लिए निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बचे, इंटीग्रेशन DQ डिवाइडेड बाय R, मतलब होल डिस्टेंस की ये जो भी एरिया है इसकी आप टोटल इंटीग्रेशन कर देना। डन। तो लीजिए मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई है, ठीक। एक नोट बना के एक पॉइंट बता देता हूँ। नोट क्या है बच्चे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब अगर मान लीजिए मुझे आपकी फील्ड के अंदर 2-3 आप कैसे करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, किस तरह की फिगर बना लेते हैं, ये बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, मैंने एक फिगर बनाई है, चलिए आपका ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये पॉइंट मान लीजिए बी, ठीक। चाहे आप बच्चे ए से बी तक, जब आप ए से बी तक कहाँ जा रहे हैं बच्चे, ऐसे जा रहे हैं तो इस वर्क डन को आप W1 का नाम दे दीजिए, इस वर्क डन को आप W2 का नाम दे दीजिए और इसको आप W3 का नाम दे दीजिए, क्योंकि वर्क डन तो एक आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। अगर कंजर्वेटिव क्वांटिटी है वो तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगी, इसका मतलब ए से बी तक जाने का टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या होगा, चाहे आप जिस मर्जी पास से जाइए आपके वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। यानी तीनों आप चाहे इस पास से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। कंसेप्ट को याद रखना, न्यूमेरिकल्स करते हुए हम इसका जरूर यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद बच्चे अभी आगे डिस्कस करते हैं आपको, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए बच्चे हम क्या आर्टिकल अब डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए हम आपका कंसिडर कर लेते हैं बच्चे, क्या कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट मान लीजिए 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह, ठीक है। एक पॉइंट है बच्चे ए, एक पॉइंट है बी। हम क्या करने जा रहे हैं, एक आपका ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पी ए मान लीजिए, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बी मान लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज को बच्चे हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज सी वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब आपके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो आपके एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन आपका तो बच्चे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट माने हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड as the work done in displacing
a unit positive charge from one point to another. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने के लिए आपके यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, मान लीजिए आपका चार्ज क्या है, इफ यूनिट चार्ज इज पॉजिटिव। अगर आपका चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपका चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है पर आप उसे ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर आप एक चार्ज को आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उनके बीच का जो भी वर्क डन होगा, तो वर्क डन रिक्वायर्ड वर्क डन को हम कैसे कर सकते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड जो भी वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन रिक्वायर्ड कैन बी गिवन एज, तो अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये क्या माना बच्चे मैंने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एक यूनिट चार्ज को बच्चे मैं अगर ए से बी तक मूव करना चाहूँ तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, वो होगा वी माइनस वी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं, ए से बी, और आपको पता है पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ई इंटू डी आर, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे डी आर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लीजिए आपका अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर ए से बी तक लेके जा रहे हैं तो उसके वर्क डन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर एक आपका जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन किसके अगेंस्ट है, आप वो जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ वर्क डन निकालें तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो अगर मैं कहूँ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, ये है वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो भी चार्ज आप डिस्प्लेस कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसे पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे वर्क डन पूछा जाता है तो ये है। ओके, अगर मान लीजिए अगर एक कंडीशन दे देता हूँ आपकी वी डी की वैल्यू क्या है, वी ए से लेस है, अगर ये पोटेंशियल आपका लो है ये हाई है तो क्या होगा, आपका चार्ज तो अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने आप ही मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपके चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने आप ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वो खुद ही मूव करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बचे आपका अपने आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब आपका चार्ज अपने आप मूव करेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना शुरू हो गई है, डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपका चार्ज अपने आप मूव करना शुरू करे तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अल्टीमेटली ये हुआ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होता है, वो होता है एक इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन बची यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्यू की जगह 1 लिया हुआ है आपका, ये इसी के बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वर्क डन की फॉर्म में चार्ज फॉर्म में लिखूँ तो ये होगा आपका वर्क डन रिक्वायर्ड का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए छोटा सा आर्टिकल वैसे भी सभी कर लेंगे। आपका आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर बच्चे मैं एक पॉइंट चार्ज के कारण, मेरे पास क्या है एक पॉइंट चार्ज है और मैं क्या करना चाहता हूँ, उस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मेरा एम है वर्क डन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, एक एक्स वाई आपकी कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लिया है, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए। ठीक, एक आपका यहाँ से एक आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट मान लीजिए। मेरा एम है इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू निकालना ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल की। आपको याद होगा बाय द डेफिनेशन आपने क्या करना है, पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को, इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना होगा वही वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है आपको, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहे हो, इन्फिनिटी से, कौन सी कितने डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक आगे, यानी ई इंटू डी आर। डन, ओके। तो ई की जगह उसकी वैल्यू लिख लीजिए। ई की वैल्यू क्या होती है, ई का फॉर्मूला बचे, ई का फॉर्मूला आता है, ई का फॉर्मूला आता है क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर। ठीक है, आप कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक आ रहे हैं। इंटीग्रेशन लिमिट पुट करना मत भूलिएगा। ओके, अगर ये है और आगे इसे फर्दर सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन। चलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ,
ओके, तो आगे क्या है बच्चे, v इज इक्वल टू माइनस जो कॉन्स्टेंट है बाहर की 4πε0। इंटीग्रेशन क्या है, सिर्फ आर स्क्वायर की होगी। आर स्क्वायर को आप क्या कीजिए, ऊपर ले जाइए। अगर आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो आर की पावर -1 इंटू टी आर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कीजिए इसकी, ठीक है, आप इसकी आर की पावर -2 आएगा, सॉरी। इंटीग्रेशन करिए, यानी -q डिवाइडेड बाय 4πε0। आपके पास ये आया बच्चे 1/r का स्क्वायर, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करें, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करिए, मतलब r की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, q डिवाइडेड बाय 4πε0। यहाँ आ गया 1/r, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक बार बच्चे अपर लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 1/r। एक बार आपने लोअर लिमिट पुट करना है 1/∞। 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली आपका फार्मूला आ गया 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r। तो लीजिए, एक पॉइंट चार्ज के कारण ये होता है आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, याद रहेगा। एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r। चलिए, इसी तरह मैं एक और पोटेंशियल निकाल के दिखाता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक रिंग के कारण निकाल के दिखाते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल मेरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्जिंग, ड्यू टू ए चार्ज रिंग। तो मेरे पास बच्चे एक चार्ज रिंग है, और उस चार्ज रिंग के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो चलिए कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ड्यू टू चार्ज रिंग। तो लीजिए, एक चार्ज रिंग मैं ऐसे मान लेता हूँ, वर्टिकली प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रिंग मान लेता हूँ, जिसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज आपका उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीजिए, आपका पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, इस सर्कल की रेडियस को आप ए का नाम दे दीजिए। मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालता हूँ बच्चे, देखिए, अगर मान लीजिए मुझे पोटेंशियल की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी हो, पी पॉइंट पे निकालनी, जिसका डिस्टेंस इससे कितना है, x है, ठीक है। तो मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करूँगा बच्चे, सबसे पहले इसके ऊपर एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लीजिए, जिसके ऊपर जिसकी लेंथ कितनी हो, dl हो, चार्ज कितना हो, dq। उसके लिए एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लीजिए यहाँ AB। सबसे पहले AB के कारण इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल लीजिए। ये जो आपने जो भी एलिमेंट माना, इसके कारण आप एक पोटेंशियल निकाल लीजिए, ठीक है। पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, r, निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। एक स्मॉल एलिमेंट के कारण इसके ऊपर कितना आपका पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल का फार्मूला आता है, अगर चार्ज स्मॉल हो तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो स्मॉल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, dV इज इक्वल टू 1/4πε0, जितना चार्ज है dq डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है r से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया। अगर आपको पूरी रिंग के लिए निकालना है, अगर एक पॉइंट के लिए, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए है, पूरे के लिए निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। लीजिए, इंटीग्रेशन या जितने भी आप ऐसे ऐसे एलिमेंट को डिवाइड करके जितने भी आपके पार्ट आएंगे उसको सभी की या सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/4πε0 बाहर आ गया, ठीक है जी। ये तो आ जाएगी आपके बाहर, आर भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी होगी, dq की होगी। तो आपके पास आ जाएगा 1/4πε0। इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल चार्ज, मान लीजिए इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था, स्मॉल q था, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल q डिवाइडेड बाय r। तो बिल्कुल वही रिजल्ट, यानी हाँ जी, यानी आपकी क्या है, अगर आपकी बच्चे एक रिंग के एक से लाइन के ऊपर मैं आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं, तो बिल्कुल सेम वही फार्मूला है जो पॉइंट चार्ज के लिए आपका फार्मूला है। इसका मतलब इस केस में जब आपका पॉइंट P आपका लाई कर रहा होगा आउटसाइड द रिंग, तो उस केस में बच्चे क्या है, अगर आपका पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो उस केस के अंदर आपका ये मान सकते हैं ये सारे चार्ज आपके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड होते हैं। तो इस तरह बच्चे मैंने एक चार्ज रिंग के लिए आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी है। अब बच्चे क्या करने जा रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग तो समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, शेल के लिए, कंडक्टिंग शेल के लिए करते हैं, फिर नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए भी आपका केस करने जा रहे हैं, वो एडिशनल है, ध्यान से करिएगा उसको, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालवाना सिखाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे किसके कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग शेल, ड्यू टू ए कंडक्टिंग शेल या स्फीयर बोल दीजिए, एक ही बात है, कंडक्टिंग शेल, ठीक है, और स्फीयर, चाहे शेल की बात करो चाहे स्फीयर की बात करो, ठीक है। क्यों, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, कहाँ एग्जिस्ट करता है,
उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है उसी केस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक आपका वैसे ही एक स्फीयर मान लेते हैं। कैसा स्फीयर है मेरा, स्फीयर मान लीजिए, शेल मान लीजिए, बात नहीं किया है। एक कंडक्टर मान लीजिए स्पेरिकल फॉर्म में, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक उसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक, सेंटर क्या है, ओ है, और इसके ऊपर बच्चे क्या है, चार्जेस हैं जो क्यू चार्ज मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडक्टर चाहे स्फीयर मानिए, शेल मानिए, कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता इस सिचुएशन में। तो जो भी चार्ज प्रोवाइड करोगे वो उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गए हैं। अब हमारा एम क्या है, मेरा एम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना। अब ये हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको आउटसाइड निकालना हो, ये भी पॉसिबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आपकी ऑन दी सरफेस हो, और एक बार ये भी हो सकता है कि इनसाइड हो। सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। मान लीजिए आउटसाइड पॉइंट पी ले लीजिए, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है बच्चे, स्मॉल आर मान लीजिए। मेरा एम है सबसे पहले कि इसमें आपका पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है और उसके ऊपर क्या निकालना, उसके ऊपर मुझे निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो इन फर्स्ट केस आउटसाइड द स्फीयर की बात करेंगे। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पी पॉइंट के ऊपर कितना होगा निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक की बच्चे, इन्फिनिटी टू आर ई इंटू डी आर, यही थी बच्चे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लीजिए अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या पुट करूँगा, इन्फिनिटी टू आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है जी, ओके। अगर मैं ये लिख लूँ, क्योंकि ई आर डी आर की डायरेक्शन तो बच्चे सेम नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पे आपकी, ठीक है, रिजल्ट हमने पहले ही कंक्लूड किया हुआ है, तो रिजल्ट लिखा है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो बच्चे क्या होगा, अभी भी सोल्व करके दिखाया था, क्यू रह गया बच्चे 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ क्यू नहीं लिखा गया, ओके, टोटल चार्ज क्यू माने हुए मैंने। तो जो चीज़ कॉन्स्टेंट से बाहर रख लीजिए, आपके पास अल्टीमेटली बाहर क्या आएगा, सॉरी बाहर रखना था इंटीग्रेशन से, क्यू बाहर आ जाएगा, 4πε0 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी करनी है, आपने आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाइए पहले, तो आर स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, आर की पावर -2 डी आर। इंटीग्रेशन करोगे तो -4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0, इसकी हो जाएगी आर की पावर -1/-1, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो अपर लिमिट आपकी आर है। माइनस को बाहर रखिए, माइनस को बाहर रखेंगे तो क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 1 डिवाइडेड बाय आर हो गया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अगेन पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब अगर आपका पॉइंट चार्ज कहाँ लाई कर रहा है, अगर आपका पॉइंट चार्ज बाहर लाई कर रहा है तो बिल्कुल वही रिजल्ट है जो एक पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का रिजल्ट आता है वही आपके इतने सारे चार्जेस के कारण गया है। तो अगर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो ये ज्यूम कर सकते हो ये सारे चार्ज आपके सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट की ओर मूव कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या बचे इसका, मान लीजिए आपके सरफेस की बात करते हैं, इस पर ऑन द सरफेस। अगर आपकी बात सरफेस पे की जाए, सरफेस का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, अब आपको इन्फिनिटी से कौन से पॉइंट तक आना है, आर डिस्टेंस तक आना है, ई इंटू डी आर। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह इंटीग्रेशन करिएगा, सोल्व कीजिएगा, सबको सीखा, बस स्मॉल आर की जगह क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। तो इस तरह बच्चे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह आप सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, अब मेरा कौन सा केस रह गया, अब मेरा रह गया थर्ड केस, जिसके अंदर इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड के ऊपर बात करिए, चलिए इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर। अब मान लीजिए आप इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, आपको एक चीज़ तो पता होगी, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है बच्चे, एक आपका एक रिलेशन है ई और बी का, वैसे ड्राइव भी करूँगा, ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ माइनस का साइन किया जाता है, तो ई का फॉर्म होता है डी वी अपॉन डी आर के बराबर। अगर ई 0 है तो डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब वी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कॉन्स्टेंट होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला है कंडक्टर के अंदर वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, वही होती है जो सरफेस पे होती है। इसका मतलब आपके एक कंडक्टर के अंदर भी वी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो जो उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वही कहाँ होती है, वही उसके इनसाइड भी आपकी वैल्यू कहलाती है।
तो ये लीजिए, मैंने आपका बच्चे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग शेल आपका कंप्लीट करवा दिया। शेल के लिए कर लिया है क्या? चलिए आपके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बात करें। चलिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बात करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल क्या रहेगा? मेरा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, लेकिन किसके लिए? ड्यू टू ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग, ड्यू टू सॉलिड लिख लेते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपका एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसके कारण मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपका क्या है बच्चे? एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। लीजिए ये रहा आपका स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज तो हर जगह होगा, इनसाइड आपका हर जगह चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लीजिए ये रहा चार्ज हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। स्फीयर की रेडियस सेम मान लीजिएगा पिछले केस में, जैसे पिछले केस में आपने क्या मानी थी? इसकी रेडियस r। एक पॉइंट पहले लाई कीजिए, बाहर p पॉइंट मान लीजिए, जिसका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। बिल्कुल सेम वही केस बन रहा है। यहाँ पॉइंट p अगर बाहर लाई कर रहा है, टोटल चार्ज अगर q मान लीजिए, तो अगर आपके वही 3 केस बनेंगे। सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर की बात करेंगे बच्चे, बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन, बिल्कुल सेम कन्फिगरेशन जैसे आपके शेल के लिए बन रही थी वैसे ही बन रही है यहाँ। ठीक है, तो आउटसाइड द स्फीयर करेंगे, बिल्कुल सेम वही रिजल्ट आ जाएगा जो शेल के लिए आया था, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r। सेम रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब इस केस में भी हम अपने सारे चार्जेस को कहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं? हम अपने सारे चार्ज को सेंटर के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड वे, अगर बात करूँ आपके सरफेस के ऊपर, ऑन दी सरफेस, अगर सरफेस की बात करूँ तो यहाँ भी सेम आएगा। सरफेस के ऊपर क्या होगा? बस r की जगह आपने कैपिटल R पुट कर देना है। अगर इस रिजल्ट में स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे तो आपका रिजल्ट, यानी पिछले जैसे शेल के लिए आया था, बिल्कुल सेम पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ भी आएगी। तो जो आपके दो रिजल्ट, यानी आउटसाइड ऑन दी सरफेस, दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहे हैं आपके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए और एक कंडक्टिंग स्फीयर या शेल के लिए। तीसरे केस में आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपका क्या है बच्चे? अगर मान लीजिए इनसाइड द स्फीयर है। अब हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर तो मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ चार्ज की वैल्यू तो है, अंदर फील्ड भी होंगी। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है। तो आपका पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है? डेफिनेशन मान लीजिए इनसाइड के ऊपर बात करें तो इनसाइड के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट अंदर ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस r मान लेंगे। तो इन्फिनिटी से इनसाइड r डिस्टेंस तक आना है। ठीक है, ये वो दूसरा केस था। अब अंदर का केस है, अंदर के केस के डिस्टेंस को r मान लो। डेफिनेशन क्या होती है? E × dr, यही होता है। ओके, सबसे पहले तो बच्चे आप बाहर से इन्फिनिटी से आप सरफेस पे आओगे, फिर अंदर आओगे, तो दो पार्ट हो गए। ठीक है, तो हम दोनों पार्ट के लिए अलग अलग काम करें। सबसे पहले हमारी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी? हमारी इंटीग्रेशन दो पार्ट में काम करेगी। माइनस से दोनों का भार ले लीजिए। पहले तो आप कहाँ से कहाँ तक आए बच्चे? इन्फिनिटी से कैपिटल R यहाँ तक आएंगे। ठीक है, इसके लिए K का फार्मूला, हाँ जी, इसके लिए अगर मैं K की वैल्यू कहूँ, K क्या होता है? 1/, या K सीधा लिख लीजिए, E की वैल्यू क्या होती है? KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर, इंटू dr, जो लिखना मत भूलिएगा। प्लस दूसरे पार्ट में आप r से कहाँ तक आए? अंदर तक आए। r से अंदर तक ये रहा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, नॉन कंडक्टिंग वाला केस हमने आपको करवाया था। तो नॉन कंडक्टिंग जब हम गॉस लॉ डिस्कस करे थे तो हमने उसके अंदर भी लिया था। आपकी इनसाइड आपकी फील्ड की वैल्यू है KQR डिवाइडेड बाय r³ के बराबर, कैपिटल R³ के बराबर, इंटू में dr। तो ये लीजिए, ये आपकी इन्फिनिटी से सरफेस तक और ये फिर सरफेस से इनसाइड तक के लिए आपके पार्ट है। दोनों पार्ट को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चे, किसी बुक में मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो आपकी जो सिंपल रेफरेंस बुक है उनमें नहीं मिलेगा। ये आपके बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या है? माइनस तो हमेशा बाहर ही आएगा। ठीक, अब क्या है? आपके सोल्व करें, यहाँ से KQ को बाहर ले लीजिए। इसकी इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर की तो मुझे पता है क्या आती है बच्चे? -1/r आती है। बहुत बार सोल्व कर लिए, 1/r होती है। मैं अपनी बच्चे इसकी इंटीग्रेशन को ऐसे लिख लेता हूँ, ब्रैकेट को चेंज कर लेता हूँ। -1/r, लोअर लिमिट आपकी क्या है? आपकी इन्फिनिटी टू r तक की हमने आपकी लिमिट पुट करनी है। तो लीजिए मैंने इसे पुट कर दिया आपकी इंटीग्रेशन को। ओके, इंटीग्रेशन पुट हो गई। अब दूसरे पार्ट की ओर मूव करते हैं। क्या क्या बाहर आएगा? KQ डिवाइडेड बाय
ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये तो बाहर आ गया। एक आपका आर है, आर की इंटीग्रेशन क्या होगी, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लो एक लिमिट होगी आपकी आर से स्मॉल आर से कितनी बेटे, स्मॉल आर, ब्रैकेट क्लोज। सोल्व करें इसको, चलिए इसे सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सोल्व करें। सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा बच्चे यहाँ से। अगर मैं इसको, एक तो नेगेटिव है, एक आपका क्या आ रहा है बच्चे, एक बार ये आर पुट करेंगे तो यानी के क्यूब, ठीक है, ये कितना आया माइनस 1 बाय आर, माइनस माइनस प्लस 1 बाय इन्फिनिटी आएगा, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर, आर का कैपिटल आर क्यूब है, कैपिटल आर का क्यूब, ये कितना आएगा बच्चे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा, आर स्क्वायर बाय 2 ही होगा, लोअर लिमिट कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 होगा। लो जी, इस तरह हमने इसे यहाँ तक सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें, हाँ रिजल्ट आ जाएगा। लीजिए पोटेंशियल का रिजल्ट मैं निकाल देता हूँ। देखिए इसके अंदर ये पार्ट तो जीरो आ गया, ये पार्ट आपका सोल्व करेंगे तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, हाँ जी मैं क्या करता हूँ, इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, क्या क्या रिजल्ट आएगा, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ कुछ स्पेस बना दिया, यहाँ के बजाय बच्चे यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा इसको, हाँ जी v कहाँ तक आ गया बच्चे मेरा, ये है यहाँ तक। इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले लेते हैं, माइनस तो ऑलरेडी पहले ही बाहर था, के क्यू को बाहर ले लीजिए। के क्यू को बाहर लेंगे, यहाँ कितना बचा बेटा, माइनस 1 बाय आर, एक तो माइनस 1 बाय आर, ये तो जीरो हो गया, प्लस के क्यू बाहर लिया है सिर्फ आपने, यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा बच्चे, 2r क्यूब के बराबर हो गया, माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। ये लीजिए यहाँ तक आपका सोल्व कर लिए। कोई और टर्म भी कॉमन आ सकती हो तो निकाल लीजिएगा। के माइनस के तो बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ सकता है जी, 2 बाहर ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं इस 2 को बचे, देखिए 2 को भी बाहर ले लूँ, 2 को बाहर ले लीजिए। ओके, और क्या चीज़ सोल्व कर सकते हैं बेटा, यहाँ 1 बाय आर था, अब 1 बाय आर था, 2 नहीं था, 1 बाय आर था। ओके, एक क्या कर सकते हैं, आर क्यूब को भी बच्चे मैं क्या करता हूँ, आर क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ। चलो अगर मैं यहाँ से आर क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, 1 बाय आपकी क्या किया, 2r को कॉमन लिया, एक तो यहाँ बचे क्या आ जाएगा, हाँ जी सोल्व करें, एक तो बचे एक माइनस 2r स्क्वायर, कॉमन लेना आता है ना बच्चे, यहाँ से मैंने नीचे से 2r क्यूब को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 2r क्यूब था नहीं, ठीक है, तो मुझे इसे 2r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, एक r से r कैंसिल हो गया तो ऊपर माइनस 2r स्क्वायर बचा। ये चीज़ नीचे से कॉमन ले जा चुका हूँ, ये क्या बचा बेटा, प्लस का r स्क्वायर, ये क्या बचा, माइनस का r स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आपका रिजल्ट लगभग हो गया है, यानी माइनस के क्यू 2r क्यूब, ठीक है, ये कितना हुआ बच्चे, -3, ठीक है, -3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, माइनस के साइन को अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपका रिजल्ट अल्टीमेटली निकल आएगा। तो क्या रिजल्ट निकल गया है बच्चे, हाँ जी क्या रिजल्ट आया, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ये लीजिए आपका मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया नॉन कंडक्टिंग का। तो नॉन कंडक्टिंग एक आपके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, ठीक है, आपके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है। अगर मैं कहूँ एट सेंटर बता दीजिए मुझे रिजल्ट, एट सेंटर, सेंटर के ऊपर क्या पुट करोगे, सेंटर के ऊपर आप आर की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। जरा करना जरा 0 पुट, जैसे ही आप आर की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो देखिए क्या चेंजेस होंगे। अगर आप आर की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो आपका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, तो सेंटर के ऊपर आपकी जो v की वैल्यू होगी सेंटर के ऊपर, ये देखिए अगर आप इसको 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, के क्यूब, ठीक है, 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब, 2r का क्यूब कैंसिल कर दीजिए, जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल करिएगा। कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय r। ये किसके बराबर होता है, ये तो सरफेस के ऊपर जो आपका पोटेंशियल है उसके बराबर होता है, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर पोटेंशियल को मैं वी से लिख देता हूँ, ये वी से। तो लीजिए सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के 3/2 के बराबर होता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो सेंटर के ऊपर जो भी आपका सेंटर के ऊपर जो भी पोटेंशियल होगा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर, शेल के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के कितने बाय आपके कितने टाइम्स होता है, 3/2 टाइम्स होता है।
तो इस तरह बच्चे ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट था, जरूर कीजिए। अच्छा आर्टिकल है, आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे हो जाएंगे, आप इन आर्टिकल को जरूर कीजिए।